And today's topic is universe and its celestial matters and celestial bodies. अगर हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं तो अबाउट द यूनिवर्स वी हैव द थ्री फैक्ट्स. यूनिवर्स में जो भी मैटर है that has been the designation in the name of the celestial, उसको celestial बोला जाएगा. Position उसके पास अपनी definite composition होगी. When we go into the study of the meteors, asteroids, Earth or the other planet of the solar system, we now find that somehow the structure material is almost the same. If we go into the study of the vacuum in the simple terms is meaning that the space is vacant or the devoid of anything. That means it is a space which having no matter at all. It is a space which is having the atmospheric pressure almost negligible in comparison of the normal atmospheric pressure. That is, it means it is the space where the particle is not able to process any kind of activity. And if it is the four reason about the vacuum, in the last we can say, if we remove all the air from a particular given space, that means we can create a vacuum. If all these are the characteristics of the vacuum in respect of the or in comparison of the universe, can we say our universe is also a vacuum? So based on these characteristics of the vacuum, we can't say our universe is vacuum. If our universe is not the vacuum, that means certain kind of matter is existing over there in the universe. And this is the topic of our today's first lecture in Geography 15 minutes concept wise lecture series on this platform, and the name of the platform is the 99 Notes. And namaskar, this is Chandrasekhar, your GS faculty on this platform, and today's topic is universe and its celestial matters and celestial bodies. Now look, अगर हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं तो अबाउट द यूनिवर्स वी हैव द थ्री फैक्ट्स दैट आर द यूनिवर्सल इन द नेचर. दैट मीन्स इन फैक्ट्स को लेकर साइंटिफिक कम्युनिटी में किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रोवर्शन या कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है. और तीन फैक्ट्स क्या हैं? दैट गिवन द नेचर ऑफ द यूनिवर्स को लेकर द ओमनीपोटेंट प्रेजेंस ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स. द ओमनीपोटेंट प्रेजेंस ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स. मम्मी ने सवेरे झाड़ू लगाई घर में और उनको मिली धूल, तो उन्होंने कहा इतनी सारी धूल कहाँ से आ गई भाई? तो पता लगा स्पेस से धूल आ रही है, अर्थात स्पेस में डस्ट पार्टिकल्स हैं. दैट मीन्स ऑल अराउंड ओमनीपोटेंट प्रेजेंस ऑफ द डस्ट पार्टिकल इन आवर यूनिवर्स. तो यूनिवर्स के पूरे यूनिवर्स में आपको डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे. और सेकंड फैक्ट क्या है? तो सेकंड फैक्ट ये है द ओमनीपोटेंट प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन एंड द हीलियम. दैट मीन्स ऑल अराउंड द यूनिवर्स आपको हाइड्रोजन हीलियम गैस ही मिलेगी. इसको लेकर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है. और तीसरा फैक्ट क्या है? दैट द साइज ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंडिंग. द साइज ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंडिंग. ये तीन फैक्ट्स हैं यूनिवर्स को लेके जो कि उसके यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं. और इन तीनों फैक्ट्स को लेके सारी की सारी थ्योरीज अब मॉडर्न थ्योरीज यूनिवर्स की एक्सप्लोरेशंस में आगे की ओर बढ़ रही हैं. तो अगर हमने वैक्यूम के डेफिनेशन को स्टडी कर रहा है तो हमको ये पता लगता है इन तीन फैक्ट्स के बेस पर, अगर हमने वैक्यूम के डेफिनेशन को स्टडी करा है तो इन तीन फैक्ट्स के बेस पर हम ये कह सकते हैं, इन पांचों फैक्ट्स के आधार पर हम तीन फैक्ट्स के बेस पर हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स जो है हमारा वो वैक्यूम नहीं है. और अगर यूनिवर्स वैक्यूम नहीं है तो यूनिवर्स में कोई मैटर एग्जिस्ट कर रहा होगा. आज हम उस मैटर की स्टडी करने वाले हैं. और उस मैटर को हम कैसे स्टडी करते हैं? तो अगर हम यूनिवर्स के दिए गए मैटर को एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज द सेलेस्टियल. यूनिवर्स में जो भी मैटर है that has been the designation in the name of the celestial, उसको celestial बोला जाएगा. यूनिवर्स का जो भी मैटर होगा उसके आगे celestial लग जाएगा. और celestial शो करता है that this matter is having the relation with the universe. तो celestial subject matter, under the categories of the celestial subject matter we have the sub categories, and the sub categories are, इसको दो श्रेणियों में विभाजित करा गया है. The first is the celestial object and the second one the celestial bodies. Now if you need to divide which matter is the celestial object or which matter is the celestial body, then we need to look into the definitions of the celestial bodies. तो celestial bodies की definition क्या कहती है? तो celestial bodies की definition कहती है कि उसकी definition में उसके पास 5 characteristics हैं. उन 5 characteristics में पहला characteristics ये है कि वो एक organized matter होगा. जो भी matter है celestial का जो भी matter है वो एक organized matter होगा. That means उसके पास एक ऑर्डर होगा और अपना एक प्लेस होगा, ऑर्गेनाइज्ड मैटर होगा. सेकंड, थ्रू अ डेफिनेट डिजाइन, उसने एक प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू इस ऑर्गेनाइज्ड मैटर को ऑर्गेनाइज करने का
एक्टिविटी इनिशिएट करी होगी। और थर्ड क्या है, विद द डेफिनेट कंपोजिशन, उसके पास अपनी डेफिनेट कंपोजिशन होगी। व्हेन वी गो इनटू द स्टडी ऑफ द मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स, अर्थ और द अदर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, वी नाउ फाइंड दैट समहाउ द स्ट्रक्चर मटेरियल इज ऑलमोस्ट द सेम, उनकी कंपोजिशन में थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो सेलेस्टियल मैटर है, अगर वो डेफिनेट सेलेस्टियल मैटर है तो उसकी डेफिनेट कंपोजिशन भी होगी। ये एक पर्टिकुलर सेलेस्टियल मैटर के विषय में बात करेंगे तो उसकी अपनी डेफिनेट कंपोजिशन भी वहां पे हमको मिलेगी। और क्या होगा, रिजल्ट इन दी डेफिनेट शेप, उसके पास में अपनी डेफिनेट शेप आएगी। फॉर एग्जाम्पल अर्थ के पास जो अपनी शेप है वो स्फेरॉइड है, लेकिन कंप्लीट स्फेरॉइड नहीं है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड, और उसको एक नोमेनक्लेचर दिया गया है, डेजिग्नेशन दिया गया है, और जिसका नाम क्या है, जियोइड। जियोइड मींस अर्थ अपने पोल पर से कंप्रेस्ड है, अर्थ इज लिटिल बिट कंप्रेस्ड एट इट्स पोल एंड लिटिल बिट हैविंग अ बल्ज इन द मिडिल ऑफ द अर्थ। अगर मेरे पास ये हमारे पास एक ग्लोब है तो ग्लोब क्या है, कंप्लीट स्फीयर फॉर्म में हमको शो हो रहा है, लेकिन इन एक्चुअली अर्थ एक कंप्लीट स्फेरिकल ना होकर अपने आप में थोड़ी सी कंप्रेस है एट द पोल्स एंड लिटिल बिट हैविंग अ बल्ज इन द मिडिल, एंड दिस शेप ऑफ द ऑब्लेट स्फेरॉइड ऑफ द अर्थ इज नोन एज द जियोइड। तो जियोइड इस शेप में है, तो यानी कि अर्थ के पास अपनी एक रिजल्टेड इनडेफिनिट शेप है, और उसके साथ ही उसके पास एक डेंसिटी है जो कि उसको सॉलिडनेस की ओर इंक्रीज करती है। तो अगर सेलेस्टियल बॉडीज के हम एग्जांपल में देखेंगे, देन वी आर फाइंडिंग द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट ए पर्टिकुलर celestial body, and the first characteristics, the organized matter, definite design, definite composition, result in the definite shape and having the density towards its solidness। इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो भी सेलेस्टियल बॉडी है, अगर वो डेफिनेट सेलेस्टियल बॉडीज है, इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो भी हमारे पास एक सेलेस्टियल मैटर है वो सेलेस्टियल बॉडीज की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। इसके अपार्ट अब हमारे पास जो भी मैटर बचता है वो सारा का सारा किस में लाई कर जाएगा, वो सारा का सारा लाई कर जाएगा हमारा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में। दैट मींस इफ वी हैव द 100% मैटर, subject matter or the celestial matter, out of that the 17% is the body matter, then the rest 83% is the object matter, right? तो सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी में हमने देखा कि सेलेस्टियल बॉडीज और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या डिफरेंस हमको देखने को मिलते हैं। अब हम इसी को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, और जब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज के जो एग्जांपल है उसमें हमको मिलते हैं स्टार, प्लैनेट। स्टार के फॉर्म में हमारे पास हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा सन। In the planet we have the example of our earth, the best example we can have. Then we have the satellite, that is the moon, right? Then we have the satellite, asteroids, meteorites, comets and the dust particles. All are the example of the celestial bodies। यानी कि आपके घर में जो सवेरे झाड़ू लगाते समय एक डस्ट पार्टिकल निकला है वो भी सेलेस्टियल बॉडी का एग्जाम्पल है, क्योंकि उस डस्ट पार्टिकल के पास अपना क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैटर है। उसी डस्ट पार्टिकल के पास अपनी एक डेफिनेट डिजाइन है, यानी कि एक प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू वो बन के सामने आया है। उसी डस्ट पार्टिकल के पास हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन, द सेम डस्ट पार्टिकल हैविंग द डेफिनेट शेप, एंड द सेम डस्ट पार्टिकल इज ऑलमोस्ट सॉलिड एंड डेंसिटी इंक्रीजिंग टुवर्ड द सॉलिड में। और अगर इन्हीं बॉडीज को हम एक ऑर्गेनाइज्ड मैटर में या एक ऑर्गेनाइज्ड कंपोजिशन में रख देते हैं तो ये भी आपको देखेंगे, ये हमारा निकल के आ रहा है सोलर सिस्टम। ऑल दीज आर द सेलेस्टियल बॉडीज आर दी वेरी मच पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो अभी हमने इस पहले लेक्चर में क्या देखा, तो हमने इस पहले लेक्चर में देखा कि हमारा यूनिवर्स जो है वैक्यूम नहीं है, और अगर यूनिवर्स जो वैक्यूम नहीं है तो यूनिवर्स का जो मैटर है वो 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहली कैटेगरी हो जाती है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। इस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में जो हमारे पास एग्जाम्पल निकल के आते हैं वो निकल के आ रहे हैं हमारी गैलेक्सी, then the planetary system, then the star cluster और the nebula। यानी कि ये वो मैटर है जिनके पास सेलेस्टियल बॉडी की डेफिनेशन नहीं है, and the celestial matter which is not having the definition characteristics of the celestial body has been categorized as the celestial object। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे हमारे सोलर सिस्टम की कंपोजिशन को। इसलिए बने रहिए 99 नोट्स के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम स्टडी करने वाले सोलर सिस्टम की कंपोजिशन एंड द सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द सोलर सिस्टम। तो अभी के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।